एवरीवन, आज हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन शीर्षक के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें वाचन का शाब्दिक अर्थ समझना होगा। किसी पाठ को या पाठ पुस्तक के किसी भाग को सस्वर या मौन रूप से पढ़ना ही वाचन कहलाता है। कहीं कहीं पर आपको वाचन की जगह पठन या पाठन भी लिखा हुआ मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी लिखित सामग्री को समझते हुए पढ़ना ही वाचन है। ऐसा माना जाता है कि वाचन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें संकेतों को प्रसंस्करण करते हुए ही समझा जाता है। भाषा जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि भाषा का जो मूल रूप है वो उच्चरित है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है और मुद्रित रूप लिखित रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो अक्षरों की प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के मुख्य कक्ष भाग में एक तस्वीर बनाते हैं। इसके बाद ही हम शब्दों के साथ ध्वनि में निहित होती है वो वाचन कहलाती है। वाचन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। सबसे एक प्रकार है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। अब हमें जान लें कि सस्वर वाचन क्या होता है। सस्वर वाचन स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को ही सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। जो वर्णमाला के जो लिपिबद्ध वर्ण होते हैं उनका ज्ञान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराया जाता है। अब बात आती है कि सस्वर वाचन करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली कि सस्वर वाचन भावानुकूल होना चाहिए। मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं, बोलकर पढ़ रहे हैं, उसमें जैसी भी शिक्षण सामग्री हो उसका वैसा ही भाव होना चाहिए ताकि वो सुनने में रुचिकर और प्रभावी लगे। दूसरा, विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्ह जैसे कहाँ रुकना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीमे बोलना है। तीसरी बात है वाचन की शुद्धता एवं स्पष्टता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस भी शब्द को, जिस भी वर्ड को आप बोल रहे हैं उसका उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। अगली बात आती है स्वर में जहां तक संभव हो स्वर में स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उच्चारित रूप होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको लिखा कुछ और जाता है, मतलब उच्चारण कुछ और किया जाता है और उसको हम बोलते कुछ और हैं। इससे भी हमारे वाचन में अशुद्धता का भाव दिखाई देने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। अब आगे हम देखेंगे कि ये सस्वर वाचन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आती है शुद्ध उच्चारण। सस्वर वाचन इसलिए करवाया जाता है ताकि बालक या फिर जो भी पढ़ रहा है वो उन चीजों का शुद्ध उच्चारण कर सके। उचित ध्वनि निर्गम का यहाँ पर आशय है कि आपकी जैसी शिक्षण सामग्री है, ध्वनि भी आपकी उसी के आधार पर होनी चाहिए। अगली बात आती है उचित बल विराम। कहाँ पर आपको बल देना है और कहाँ पर आपका विराम आएगा, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। उचित हाव भाव, अंग संचालन। बहुत ज्यादा हमें अपने अंगों का संचालन भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा हमको कक्षा में टहलना भी नहीं है। जब पढ़ें तो सिर्फ और सिर्फ हमें उतना ही अंग संचालन करना है जहां पर हमें किसी सांकेतिक भाषा के रूप में किन्हीं तथ्यों को बताना हो। स्वर माधुर्य। आपको सस्वर वाचन करते समय आपके स्वरों में मधुरता भी होनी चाहिए। स्वाभाविकता, अर्थ प्रतीति। आप सस्वर वाचन करते समय ध्यान रखें, गति अति का अगर ध्यान रखेंगे तो जो आपको सुन रहा है उसमें स्वतः ही उसकी अर्थ प्रतीति हो जाएगी।
स्वर में रसात्मकता वाचन की मुद्रा। आप जिस भी शिक्षण सामग्री को पढ़ रहे हैं उस शिक्षण सामग्री को आप उसी भाव के साथ पढ़ें। अब सस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है। पहला वाचन इसमें आता है आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वह होता है जब अध्यापक स्वयं गति, यति, लय, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, इसे आदर्श वाचन कहा जाता है। अनुकरण वाचन जैसा कि अध्यापक ने छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है यथावत उसी तरह बच्चे उसका अनुकरण करें, ये अनुकरण वाचन कहलाता है। अब अनुकरण वाचन के कुछ उद्देश्य भी होते हैं कि अनुकरण वाचन पर इतना महत्व, इतना बल क्यों दिया जाता है। तो उसका भी कारण है कि जो अनुकरण वाचन है वह शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई पाठ सामग्री का अनुकरण करने में सहायक होता है, उच्चारण की शुद्धता में सहायक है, वाचन में उचित गति एवं आरोह अवरोह को निर्धारित करने में सहायक होता है, पाठ को भावानुसार मुद्रा में पढ़ने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए अगर वीर रस की कोई शिक्षण सामग्री है तो उसको पढ़ते समय चाहिए कि ओजपूर्ण और उच्च स्वर में पढ़ी जाए। इसी तरह अगर कोई श्रृंगार रस की शिक्षण सामग्री है तो उसको स्नेह और माधुर्य के साथ पढ़ा जाए। इसी तरह अगर कोई भक्ति रस की शिक्षण सामग्री है तो उसे शांत एवं गंभीर भाव के साथ पढ़ा जाए तो ये प्रभावी होगा। अब मौन वाचन का महत्व भी है, हम उन बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। मौन वाचन में क्या होता है कि इसमें थकान बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे जो वाग यंत्र हैं, मुख विवर में जितने भी कंठ है, तालु है, जिह्वा है, ओष्ठ है, जो इन ध्वनियों को बोलने में जिन पर बल पड़ता है वो मौन वाचन में उन पर कोई बल नहीं पड़ता है। इस वजह से पढ़ने वाले को थकान बहुत कम होती है। इसमें समय की बचत होती है, कम समय में ज्यादा चीजों को कंठस्थ करने में ये सहायक होता है। जब पढ़ने वाला मौन वाचन करता है तो वो एकाग्रचित होकर केंद्रित भाव से पढ़ता है। मौन वाचन में अवसर का सदुपयोग होता है। और एक परीक्षण में यह भी पाया गया है कि एक निश्चित समय में ही सस्वर वाचन जब बच्चे करते हैं तो उनकी जो शब्द सीमा होती है वो 170 होती है और मौन वाचन में ये शब्द सीमा बढ़कर 210 पाई गई है। कक्षा अनुशासन में सहायक है और स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में भी मौन वाचन सहायक होता है। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं क्या है, मौन वाचन के उद्देश्य क्या क्या हैं। मौन वाचन विद्यार्थियों की जो वाचन की गति है उसके विकास में सहायक होता है, पठित सामग्री के केंद्र भाव को समझने में सहायक होता है, पठित सामग्री का बच्चे निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो जाते हैं, पठित सामग्री से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाते हैं और पठित सामग्री में आए हुए प्रत्यय शब्द अर्थ विलोम संधि विच्छेद आदि से वे अर्थ निकालना समझ जाते हैं। अनुक्रमणिका है, परिशिष्ट है और जो पुस्तक सूची है उसका प्रयोग भली भांति करना सीख जाते हैं। अब यहाँ पर मौन वाचन की भी दो भेद बताए गए हैं। पहला भेद है द्रुत वाचन और दूसरा भेद है गंभीर वाचन। गंभीर वाचन में होता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना, नवीन सूचना एकत्र करना और गंभीर वाचन के माध्यम से सूचनाओं को भी एकत्रित करना, केंद्रीय भाव समझना। और यही ऐसे ही द्रुत वाचन में भी बात आई है जो सीखी हुई भाषा का अभ्यास कर लेता है, साहित्य से परिचय प्राप्त करने में, संबंध स्थापित करने में सहायक होता है, अवकाश का सदुपयोग होता है, द्रुत वाचन के माध्यम से सूचनाओं का संकलन करने में भी सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही।
अब हम अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।